स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद MG में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक से, जिसका हम खंड ब से भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल स्टडी विद MG को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो YouTube पर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर भ्रष्टाचार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ अभिप्राय या तात्पर्य। तो दोस्तों, शाब्दिक दृष्टि से देखें तो भ्रष्ट प्लस आचार यानी कि गलत व्यवहार, ठीक है ना, गिरा हुआ व्यवहार, या फिर जिसको बुरा या पथ से विचलित भटका हुआ होना भी कह सकते हैं, ठीक है। और आचार का मतलब यहाँ पर व्यवहार या आचरण से है, मनुष्य का व्यवहार या आचरण, यानी कि नैतिक मार्ग से हटकर अगर मनुष्य कोई आचरण करता है तो वो भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। और भ्रष्टाचार का मतलब वो जो होता है कि ऐसे आचरण से है, इसका अर्थ जो सभी प्रकार से अनैतिक हो और अनुचित हो, यानी कि अनैतिक और अनुचित आचरण ही भ्रष्टाचार कहलाता है। लेकिन राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो हम इसका जो अर्थ लगाएंगे कि जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन निर्धारित कानून, यानी कि जो कानून बने हुए हैं, जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों कानूनों से बाहर निकल करके, उन कानूनों के दायरे से बाहर निकलकर अगर अनुचित ढंग से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाता है या स्वयं लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसके बदले में धन या अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। यानी कि अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं के लिए लाभ अर्जित करना भ्रष्टाचार कहलाएगा। और इस कार्य के लिए वो जिस पद पर बैठा हुआ है, जो सार्वजनिक पद होता है, सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति ही, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति ही अक्सर ये कार्य करते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए या दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसके अंतर्गत वह अपने पद या पद के अंतर्गत जो उसको शक्तियां प्राप्त है और अपने प्रभाव और अधिकारों का दुरुपयोग करता है, ठीक है। यानी कि अपनी शक्तियों का, अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए स्वयं लाभ प्राप्त करता है या किसी दूसरे को लाभ पहुंचाता है, तो उसे हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार का आरंभ कहाँ से होता है, कहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है? तो देखिए आप, सबसे पहले भ्रष्टाचार का प्रारंभ व्यापारियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के द्वारा, यानी कि जो रिच लोग होते हैं, सोसाइटी के जो रिच लोग हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा चुनाव के समय राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि जो व्यापारी वर्ग होता है या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। तो चंदा देने के पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अब वो स्वार्थ क्या होता है, ये हम देखते हैं। अब जिस पार्टी को या नेता को वो चंदा दे रहा है, ठीक है, नंबर 2, वो राजनीतिक दल या नेता चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, यानी कि उसकी सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद क्या होता है कि राजनीतिक दल और नेताओं के द्वारा जो पहले से पॉलिसीज बनी होती है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी में बदलाव करके उन व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है, उनको अनुचित सुविधा देने का प्रयास करता है जो लोग उनको चंदा देते हैं। यानी कि चंदा देने के बदले में वो लोग सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जैसे रियायती दर पर ज़मीन प्राप्त करना या टैक्स में छूट पाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। कालाबाजारी की उनको छूट मिल जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। अब भ्रष्टाचार का कारण क्या है? अब देखिए, इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकांश मामले, यानी कि हम जैसा कि न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी अधिकारी को
मतलब रिश्वत लेते हुए पकड़ा, घूस लेते हुए पकड़ा, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो किसी न किसी काम को करवाने के बदले में, ठीक है, पुलिस वाले अगर मतलब अगर रिश्वत लेते हैं तो केस को कमज़ोर करने के लिए वो लेते हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई धाराएं लगी हुई होती है तो उन धाराओं को हटाने के लिए, केस कमज़ोर करने के लिए मतलब रिश्वत ली जाती है, इस तरह से। तो किस तरह से होता है वो देखिए कि चुनावी धांधली, यानी कि चुनाव में धांधली करना, गलत तरीके से चुनाव करना, जीतना, मतलब जैसे कि जो मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, उनको पैसे बांटना, शराब बांटना, फिर देखिए झूठी गवाही देना, और झूठी गवाही देने के लिए पैसे लेकर झूठी गवाही देना, टैक्स चोरी करना, यानी कि सरकार को जितना टैक्स चुकाना होता है वो टैक्स अगर नहीं चुकाता है पूरा तो वो टैक्स चोरी कहलाता है। फिर परीक्षा में नकल करना भी इसी श्रेणी में आता है। वोटों के लिए पैसा और शराब बांटना मतदाताओं को, यानी कि राजनीतिक दल और नेता जनता के वोट प्राप्त करने के लिए उनको शराब बांटते हैं चुनाव से पहले, यानी कि जिस दिन वोटिंग होती है उस वोटिंग से पहले पैसा और शराब बांटा जाता है। परीक्षार्थियों का गलत मूल्यांकन, यानी कि जो परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका गलत तरीके से मूल्यांकन करना। न्यायाधीशों के द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय देना, यानी कि जो निर्दोष होता है उसको सजा सुना दी जाती है, ठीक है, और जो दोषी होता है उसको छोड़ दिया जाता है, इस तरह से, या उसको बहुत ही कम सज़ा दी जाती है ताकि वो जल्दी छूट जाए। फिर नियुक्ति के समय में जैसे कोई नया व्यक्ति सरकारी नौकरी में नियुक्त हो रहा है तो उसको मनचाही जगह पे उनको पोस्टिंग देने के लिए, फिर स्थानांतरण, तबादले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले के लिए भी, फिर निर्माण कार्यों में जो भी सार्वजनिक निर्माण कार्य होते हैं, सरकार जितने भी बड़े बड़े टेंडर देती है, जैसे सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, तो निर्माण कार्यों के दौरान भी रिश्वत दी जाती है। लाइसेंस देने या लेने में, लोन देने और लेने में, किसी चीज़ को खरीदने के मामले में, इन सबसे संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। अब अगर यह भ्रष्टाचार इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा तो इस भ्रष्टाचार का परिणाम क्या होगा? सबसे पहली बात तो घटिया स्तर पर सार्वजनिक निर्माण कार्य होगा, यानी कि अगर सरकारी बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहे हैं या बांध बन रहे हैं और अगर वहाँ भ्रष्टाचार का काम होता है तो निर्माण क्या होगा? घटिया निर्माण होगा, या निर्माण होगा ही नहीं और कागजों में निर्माण हुआ बता देंगे, ठीक है। और अगर घटिया निर्माण होगा और कभी मान लो अगर जिसमें घटिया सामग्री यूज ली जाती है सड़कों में, तो सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है ना, पुल टूट जाते हैं, जैसे कि आजकल समाचार पत्रों में सुनते ही हैं, ठीक है ना, इस तरह से। फिर समाज में आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, गरीबी और जो अमीरी की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती रहती है। पैसे वाले तो पैसे देकर के अपना काम करवा लेते हैं, गरीबों के काम अटक जाते हैं। काले धन में इससे वृद्धि होती है, यानी कि रिश्वत के रूप में जो धन दिया जाता है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो मतलब बहुत ही अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, जैसा कि हम आजकल अखबारों में सुनते ही हैं कि 10,000 20,000 की नौकरी करने वाला पटवारी जो है करोड़ों का मालिक, चपड़ासी भी करोड़ों के मालिक, इस तरह से। फिर देखिए योग्य, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को किसी एक जगह पर टिकने ही नहीं दिया जाता और उनकी जगह पे कोई भ्रष्ट व्यक्ति को बिठा दिया जाता है जो दूसरों के पैसे लेकर के काम कर सके। फिर देखिए आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है, वो ये सोचता है कि बिना पैसे दिए तो कोई काम होता ही नहीं है, तो सरकारी मशीनरी से उसका विश्वास उठ जाता है। फिर उच्च स्तर के भ्रष्टाचार से निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वो भी धीरे धीरे भ्रष्ट बन जाते हैं, निकम्मे और कामचोर बन जाते हैं। बेरोजगारी में इससे वृद्धि होती है और निर्धनों के अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि निर्धन लोगों का कोई काम नहीं होता, उनके पास पैसा होता ही नहीं, तो वो अपना कोई काम करवा ही नहीं पाते। अब इसमें देखिए जो वैश्विक रैंकिंग जो 2018 में जो सर्वे हुआ था पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों का सर्वे करवाया गया था, उसमें भ्रष्ट देशों की एक रैंकिंग बनाई गई, ठीक है, रैंक दिए गए उनको ईमानदार और भ्रष्ट देशों के, जिसमें 180 देशों के स्टडी करने के बाद में भारत का जो उसमें स्थान है 78, ठीक है ना, 78वें स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामलों में, ठीक है। और नंबर 1 पर फिनलैंड या डेनमार्क ऐसा ही कोई देश है। नंबर 1 पर होने का मतलब है कि वहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार या नहीं के बराबर भ्रष्टाचार है जो नंबर 1 पर होता है, ठीक है। इस तरह से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से, और जिसके 180 देशों में जिसकी रैंक 180 आई है वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस मामले में भारत को 78 जो है वो रैंक मिली।
अब भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा सकते हैं, तो इसके अंतर्गत देखिए हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। सरकार ने पहले भी बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कानून है वो है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, एंटी करप्शन लॉ। ठीक, क्लियर। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की है, एंटी करप्शन ब्यूरो की है। यानी कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना हुआ है, इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि सही तरीके से लागू करने का काम एसीबी का है, एंटी करप्शन ब्यूरो का है। एसीबी में किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार करने की जब शिकायत मिलती है, यानी कि अगर एसीबी में कोई कंप्लेंट करता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक संगठन जो है उससे रिश्वत की मांग कर रहा है और ये कंप्लेन मिल जाती है, फिर उस कंप्लेन को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद जो रिश्वत लेने वाला व्यक्ति होता है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। ये इसकी कार्यप्रणाली होती है और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है सबूतों के साथ में भ्रष्ट व्यक्ति को। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अलावा भारत में एक और डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है, विभाग है अलग से, वो है सतर्कता आयुक्त प्रणाली। ठीक है, सतर्कता आयुक्त प्रणाली जो कि केंद्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और राज्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है ना, इस तरह से इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, यानी कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हर डिपार्टमेंट में एक सतर्कता अधिकारी होता है और वो क्या करता है, भ्रष्टाचार संबंधी की मामलों की जांच करता है और उपयुक्त कार्यवाही करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। इनके अलावा, यानी कि ये तो कानून और डिपार्टमेंट सरकार ने बना रखे हैं, इनके अलावा और क्या किया जा सकता है वो देखिए आप कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हम और निम्न उपाय कर सकते हैं। ठीक है, या सुझाव दे सकते हैं, सुझाव में भी हम इन्हें लिख सकते हैं और अगर उपाय पूछे परीक्षा में तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहली बात, नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया को जानने और उसमें भाग लेने का अधिकार दिया जाए। सबसे पहली बात कि नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि सरकारी निर्णय प्रक्रिया कैसे अंजाम दी जाती है और कैसे वो लोग आम नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, भ्रष्ट व्यक्तियों और लोक सेवकों के विरुद्ध त्वरित न्याय प्रक्रिया के द्वारा कठोर दंड दिया जाए, यानी कि फटाफट इन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया जाए और जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करके ऐसे व्यक्तियों को जितना जल्दी हो सके उनको कोर्ट से दंड मिले। फिर देखिए सरकारी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता लाना, यानी कि जो सरकारी फैसले होते हैं और सरकार के अधिकारी जो काम करते हैं उनमें पारदर्शिता लाना। तो इसके लिए जो है सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू कर रखा है। ठीक है, और नागरिक किसी भी विषय पर किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करना, यानी कि जो लोग रिश्वत के द्वारा जिन लोगों ने संपत्ति प्राप्त की है ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाए। ठीक है, फिर देखिए 5वां, राजनीतिक दलों को जो चंदा प्राप्त होता है उस चंदे को सार्वजनिक किया जाए, यानी कि अगर किसी पार्टी को अगर चंदा मिलता है तो उसके लिए अनिवार्य किया जाए कि उसको चंदा किसने दिया है, कितना दिया है और क्यों दिया है, ये वो पार्टी बताए, जनता को बताए। और चंदा किन लोगों ने दिया है उनकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाए कि चंदा देने वाले लोग कौन हैं। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन लोग चंदा होते हैं तो जरूर उनके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ठीक है, फिर देखिए भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि उसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे, यानी कि जो सरकारी भर्तियां निकलती है, नियुक्तियां होती है और जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा रिश्वत का खेल खेला जाता है। लोग जो है बहुत बार क्या होता है, बेरोजगार और ऐसे बेरोजगार जिनके पास लोटो पैसा होता है वो अधिकारियों को रिश्वत दे करके सरकारी नौकरी में उनका चयन करवा लेते हैं। ठीक है, नियुक्ति में मनचाही जगह पे अपनी पोस्टिंग करवाना, यानी कि मनचाही जगह पे जहाँ पे ज़्यादा रिश्वत के चांस ज़्यादा होते हैं, रिश्वत मिलने के, उन डिपार्टमेंट में नियुक्ति करवाना या फिर शहरों में नियुक्ति करना, गांवों में जाने से बचना, इस तरह से। और अपनी मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र करवाने में भी क्या रहे कि लोग और जो अधिकारी होते हैं वो पहले पैसा खिलाते हैं और उसके बाद उस जगह पे जाने के बाद फिर वो रिश्वत का खेल शुरू कर देते हैं। फिर बेनामी सौदा अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू करना, यानी कि बेनामी सौदा, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि रिश्वत के रूप में प्रॉपर्टी, भूखंड, मकान
बंगले, ये चीज़ें भी जो क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे मतलब आइटम्स, प्रोडक्ट भी जो हैं रिश्वत लेने वालों को दिए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई अधिकारी रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत में अगर किसी शहर में अगर वो प्लॉट मांग ले अपने लिए इस तरह से, तो वो अपने नाम से नहीं लेते हैं, दूसरों के नाम से लेते हैं। तो इस तरह से जो बेनामी सौदे होते हैं जो कि रिश्वत को बढ़ावा देते हैं, उसको उस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। फिर लोकपाल जो कानून बना हुआ है जिसमें भी इस तरह की शिकायतें जाती है, तो उस कानून को भी प्रभावी बनाया जाए। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। अब इसके प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ होता है, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, फिर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकारी प्रयास की जानकारी दीजिए। सरकारी प्रयास के अंतर्गत जो बनाया गया है भ्रष्टाचार निवारण कानून, उसके बारे में लिखना है आपको। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और राज्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सतर्कता प्रणाली, उसके बारे में लिखना है, और एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये तो हो जाएंगे सरकारी प्रयास। ठीक है। सरकारी प्रयास के अलावा अंकुश लगाने के उपाय, ये उपाय हमने जो अलग से देखे हैं उनको उपायों की श्रेणी में लिखना है, और भ्रष्टाचार के परिणाम क्या होते हैं उसके ऊपर जो है वो उत्तर आपको देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल स्टडी विद एमजी को सब्सक्राइब कर लें और इसको साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।